के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एकदम सिंपल होंगे, बट ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे एनसीईआरटी के लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर करंट अफेयर्स कवर करेंगे, उसका 2023 में जो प्रीलिम्स होगा वो रेडी हो जाएगा अपना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास। सप्तऋषि, पहला क्वेश्चन है, दिस सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ। तो देखो ये जो सप्तऋषि वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन सा क्लास में? ये 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। ओके, 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है भाई? ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये समझ आना चाहिए सप्तऋषि किसका रिलेटेड है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए हाँ, उषा मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है इसका एक पार्ट बनाता है कौन? सप्तऋषि। So the answer is what? Answer is Ursa Major constellation. What is constellation? Group of stars. Next question is which of the following planet is known as Earth twin? तो देखो ये सब सिंपल से क्वेश्चन है भाई, जो कि 6th क्लास के बच्चे को भी पता होंगे। अर्थ का जुड़ा भाई कौन है? वीनस है। Which of the following is not included in the natural environment? नेचुरल इन्वायरमेंट क्या नहीं है? देखो ये क्वेश्चन आएगा तो लोग बोलेंगे यार यूपीएससी ने तो अपने स्टैंडर्ड निकाल दिया, नीचे गिरा दिया। अरे भाई स्टैंडर्ड नीचे नहीं गिराया है, तुमने अपना स्टैंडर्ड नीचे गिरा दिया है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अभी ऐसे नहीं आएंगे 4 ऑप्शन वाले, सिंपल ऑप्शन वाले नहीं आएंगे, ये आएंगे स्टेटमेंट वाले। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ बोल देगा एयर इज एन नेचुरल इन्वायरमेंट, तो क्या वो सही है? नहीं, मतलब वो सही है। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो क्या एनिमल्स आर इंक्लूडेड? यस। क्या प्लांट्स आर इंक्लूडेड? यस। क्या एयर्स आर इंक्लूडेड? एयर इज इंक्लूडेड? यस। तो नेचुरल इन्वायरमेंट इनमें से कौन सा नहीं है बोल रहा है? तो नॉन ऑफ द, मतलब इसमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट ना हो। सो द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? तो आपको ये पता होना चाहिए, सब एनसीईआरटी 6 क्लास के क्वेश्चन है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है एनसीईआरटी में एक डब्बे में बना के दिया हुआ है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में जो सुनामी आया उसकी वजह से डूब गया। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर पूछेगा ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। बट यहाँ पे इंडियन यूनियन के अंदर पूछा तो दिस इज इंदिरा पॉइंट, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार। Agenda 21 aimed at achieving global sustainable development. It was signed by the world leaders in. तो एजेंडा 21 की बात की गई है हमसे, तो एजेंडा 21 कब साइन हो गया था? ये वर्ल्ड समिट में साइन हुआ था कि अर्थ समिट में साइन हुआ था? ये अर्थ समिट में साइन हुआ था। अर्थ समिट कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। (1992) के अंदर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिया नहीं है बोल के नहीं टिक लगाएंगे भाई, इसका दूसरा नाम भी पता होना चाहिए अपने को। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिस थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्स? याद रखना, रिन्यूएबल रिसोर्स। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को सही कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब आपको पता ना हो कि क्वेश्चन कोई सा सही कैसे है कि नहीं, तो इसको पता करने का तरीका बताता हूँ आपको। एक तरीका जो कि बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी प्रीलिम्स की दुनिया का। पहला क्वेश्चन है ऑल रिन्यूएबल सोर्स आर अनलिमिटेड। ऑल रिन्यूएबल सोर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखो ये जो होता है ना एक्सट्रीम वर्ड्स बोलते हैं ऑल ऑल ऑल, तो 90%, 99%, 99.99% ये चांसेस होते हैं कि गलत हो, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड्स दुनिया में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं होती भाई। तो यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री में बोलते हैं ना कि कोई सी रिएक्शन जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, एवरी रिएक्शन हैज़ एन एक्सेप्शन, बट वैसे टाइप का यहाँ भी है यूपीएससी की दुनिया में कोई भी एब्सोल्यूट चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। हर आदमी अच्छा हो ऐसा हो नहीं सकता, हर आदमी बुरा हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट चीज़ें हटा दिया जाए, तो यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट जो हटा दिया। मान लो हटा के आप देखते हैं फॉरेस्ट एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, आपको सपोज नहीं पता हो, लेकिन जब 4th ऑप्शन हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच डू नॉट गेट रिप्लेनिश्ड क्विकली। भाई रिन्यूएबल इसीलिए बोला क्योंकि इट कैन रिप्लेनिश्ड इजिली, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज फॉरेस्ट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बिकॉज अगर हम पेड़ काटते हैं तो फिर उगा भी सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एफॉरेस्टेशन। कौन सा मेथड?
मियावाकी मेथड, जो कि हमने कब देखा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले में देखा था। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर प्लेट एज पर दी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम, अगर मैं 11th एनसीईआरटी की बात करूँ तो 11th एनसीईआरटी में अपने पास जो चैप्टर है वहाँ पे बताया गया कि कौन कौन से मेजर प्लेट्स हैं, कौन कौन से माइनर प्लेट्स हैं। तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि हाँ अरेबियन प्लेट इज़ अ माइनर प्लेट। बाकी अगर आप दिमाग से भी लगाओ, आपके पास एक रफ डायग्राम अगर इमेज अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है तो आपको पता चलेगा हाँ इंडिया का ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबा प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक तो बहुत लंबा प्लेट है। बट अगर हम बात करें कि इसकी पैसिफिक की, तो वही बहुत बड़ा प्लेट है, जो पूरा पैसिफिक ओशन है वहाँ पर ये घिरा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटार्क्टिका एंड द साउथ ओशियन प्लेट की, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एंटार्क्टिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर आप तुक्का से भी लगाओ तो यहाँ पे 3 चीज़ों को एलिमिनेट करके आंसर पहुँच जाओगे अरेबियन प्लेट। बट एनसीईआरटी की चीज़ें भाई देखो आपको एलिमिनेशन से नहीं करनी, जो टफ होती है उनको एलिमिनेशन से करना। बट एनसीईआरटी जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिमिनेट की जरूरत नहीं है, आप टिक करो आंसर पर जाओ। सो आंसर जाएगा यहाँ पे अरेबियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अर्थ। अर्थ के बारे में हमको बताना है क्या है करेक्ट। द अर्थ इज द 4th नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। भाई 6वीं क्या 5वीं क्या पहले क्लास के बच्चे को पता होगा कि अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लेनेट। आज के ज़माने में पहली क्लास में पढ़ा देते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल एंड इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। बिल्कुल सी ऐसा होता है, ये संतरे के जैसा, ऊपर से थोड़ा चपटा है यहाँ से और यहाँ थोड़ा सा बड़ा है। सो सेकेंड इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। करेक्ट इज 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोरियोलिस फोर्स। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। किसके बारे में, कोरियोलिस फोर्स की बात करनी है अपने को। किसकी बात करनी है, कोरियोलिस फोर्स की बात करनी है। और पहला क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं भाई, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स होते हैं उसको राइट में डायरेक्शन में मूव करता है, तो लेफ्ट नहीं होगा राइट होगा ये। दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज लो। भाई सिंपल सी बात है, हवा झोंके जोर से आएंगे तो दुपट्टा भी जोर से उड़ेगा और विंड भी जो होंगे वो तेज़ी से मूव कर जाएंगे। ये सही है भाई, गलत है, ये बोल रहा है लो बोल रहा है यार, गलत है। थर्ड, द कोरियोलिस फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। भाई सिंपल सी बात है, कैसे डिपेंड नहीं करेगा यार, डिपेंड करेगा। इसलिए तो हमने बोला अर्थ की इक्वेटर में होता है 0 और लैटिट्यूड में होता है 90 डिग्री में होता है मैक्सिमम। अब इसको देखते हैं, एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है। अब इसका 4th स्टेटमेंट देखते हैं, वही बताएगा, देखना। दिस इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट इक्वेटर। बिल्कुल सही। अभी तो हमने देखा कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है पोल्स पे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। हाइयर द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, हाइयर इज द कोरियोलिस फोर्स। सो इट इज़ 0 एट इक्वेटर, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 है। और मैक्सिमम कहाँ है, 90 डिग्री पे, पोल्स पे, जहाँ पे ये इक्वेटर मतलब जो कोरियोलिस फोर्स है वो मैक्सिमम है। सो द आंसर इज डी, दैट इज इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट इज़ एब्सेंट एट इक्वेटर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सन। हमको बताना है सन के बारे में, सन के बारे में सत्य बताना है, करेक्ट। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही है भाई, ये ग्रेविटेशन की वजह से जो सन है बहुत बड़ा वेट है इसका, ये आपस में प्लैनेट्स को पास पास रखा हुआ है। सेकेंड की बात करते हैं, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। बिल्कुल सही, अल्टीमेट सोर्स है यार, सबको क्या प्रोवाइड करता है, हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। हमसे करेक्ट पूछा है, बोथ पुलिंग फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है एंड इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। द अल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन द सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही बात है यार। सेकेंड, इन द ईयर व्हेन द अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और एनसो इज स्ट्रॉन्ग, द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव हैवी रेनफॉल एंड ड्रॉट अकर इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट होता है, उसी प्रकार से इंडिया में भी ड्रॉट होता है। ओके, सो जहाँ पे देखो जो अपने पास जो पेरू वाला जो कोस्ट है ये होता है जनरली डेजर्ट वाला रीजन, ठीक है। इट इज़ इन दी लीवर्ड साइड, मतलब विंडवर्ड साइड में, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट्स हैं। बट क्या होता है अपने पास अलिनो के समय में यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे बारिश होती है। और बारिश होने की वजह से जो अपने पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, सपोज ये पैसिफिक है, ठीक है, यहाँ पे ये पैसिफिक मान लियो। सपोज अपने पास ये साउथ अमेरिका है, ये पैसिफिक ओशियन है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक।
तो यहाँ पे जब अल नीनो होता है तो यहाँ बारिश होती है, यहाँ बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉट होगा। ओके, यहाँ पे ड्रॉट होगा। सो दिस इज अल नीनो, ठीक है। बट यहाँ पे ड्रॉट होगा तो हमारे यहाँ पे ड्रॉट होगा, तो दोनों सही है यहाँ पे। सो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन माउंटेनियस रीजन ड्यूरिंग द डे एयर मूव्स अप स्लोप एंड द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोस अप द वैली विच इज़ नोन एज माउंटेन ब्रीज। याद रखना दोस्त, माउंटेन ब्रिज जो होता है ना वो माउंटेन से होता है, हमेशा जो ब्रिज होते हैं वो हमेशा उसके नाम से जहाँ से वो बहते हैं, विंड का नाम हमेशा वहाँ से चालू होता है जहाँ से वो बहते हैं। माउंटेन ब्रिज मतलब माउंटेन के टॉप से नीचे की तरफ आते हैं। सिर्फ रात में बोलते हैं भाई, जब रात में हम जो मैन वर्सेस वाइल्ड हम जो देखते थे ना, तो उसमें शाम साहब बोलता था कि भाई देखो रात में कभी भी आपको जो पहाड़ी है उसके बीच में जो गहराई जो वैली है वहाँ पे नहीं सोना, तो हमेशा सोने के लिए आप क्या करो, ऊंची जगह खोजो। ऐसा मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बताता था, क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड वाला ये जानता था कि रात को माउंटेन ब्रिज होता है, ऊपर से जो ठंडा हवा है, वो जो ठंडा एयर है वो नीचे आता है और आदमी जम के मर जाता है। सो ये ऊपर बोल रहे हैं, बोलता है ऊपर जाने वाला हवा का हम माउंटेन ब्रिज बोलते हैं, नहीं बोलते भाई, नीचे आने वाले को बोलते हैं। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द कूल एयर of the high plateau and ice field draining into the valley is called katabatic wind। बिल्कुल सही है, जो प्लेट्यू से जो नीचे आते हैं, ठीक है, जो प्लेट्यू से नीचे आते हैं, जो आइस फील्ड से नीचे आते हैं, उन विंड्स को, उन कोल्ड विंड्स को हम क्या बोलते हैं, उन कोल्ड विंड्स को बोलते हैं कैटाबेटिक विंड्स। कौन से विंड्स, कैटाबेटिक विंड्स। कौन से विंड्स, कैटाबेटिक विंड्स। किन हो गया भाई, इतना चलेगा सर, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा 2 ओनली, इतने गलत दे रहे यार। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमको हीट जोन्स की बात करनी है अर्थ की। फर्स्ट स्टेटमेंट, द टॉरिड जोन इज द एरिया विच रिसीव मैक्सिमम हीट। बिल्कुल सही, ऐसे क्या बोला, टॉरिड बोला कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट, सहारा डेजर्ट इज अ टॉरिड जोन। सेकेंड, द टेम्परेट जोन इज द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड an Arctic circle in the northern hemisphere। सो अगर फर्स्ट सही तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब मैं सेकंड थोड़ा देखता हूँ, सही लग रहा है मेरे को, लेकिन तब भी देखता हूँ मैं थर्ड से कैसे। इन फ्रिजिड जोन द सन राइज मच अबव द हॉरिजॉन। नहीं, फ्रिजिड जोन में क्या होता है, जो सन होता है ना, सपोज यहाँ पे ये फ्रिजिड जोन है, अरे यार सपोज यहाँ पे ये हॉरिजॉन है, तो थोड़ा सा नीचे, एकदम नीचे से निकल रहा है जैसे लगता है अपने को, नॉट अबव द हॉरिजॉन, इट इज़ क्लोजर टू द हॉरिजॉन। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। थर्ड इनकरेक्ट है, तो मैंने सीधा आंसर पहुंच गया ए। तो जब आपको कन्फ्यूज़न होना तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमको बात किसी करनी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, और इसमें भी हमको बात करनी है करेक्ट स्टेटमेंट की। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। बिल्कुल सही यार, एकदम थिन है, बाकी मेंटल कोर ये सब तो बहुत ज़्यादा ठीक है। सेकेंड, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम नॉट मैग्नीशियम। बच्चे को पता है यार, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, मेटल एल्यूमिनियम नॉट मैग्नीशियम। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। इफ सेकंड इज इनकरेक्ट वी कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस विच हैव सेकंड ऑप्शन सेकंड। सो यहाँ पे हमको पता है 1 तो सही है। थर्ड, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमको पूछा है नीफी लेयर। नीफी लेयर किसको बोलते हैं हम लोग, नीफी लेयर हम बोलते हैं कोर को, क्योंकि यहाँ पे आयरन निकल होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो 1 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमसे करेक्ट ही पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताइए क्या करेक्ट। डेक्कन प्लेट्यू इज अ रेक्टेंगुलर लैंड मास। अरे बच्चे को पता है, बट डेक्कन प्लेट्यू कैसे है, ट्रायंगुलर। रेक्टेंगुलर बोल रहे थे यार, हटा दे इसको। जब इसको हटा दिया तो 1 हटा दिया ऐसे, यहाँ से। और 3 क्या दोनों में है, 3 तो सही होगा ही होगा। फिर सेकंड देखते हैं, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द ईस्ट एंड इट स्लोप जेंटली टूवर्ड द वेस्ट। यार देखो ये स्लोप ऐसा करता है, तभी तो यहाँ पे जो आता है, जो नदी है वो कहाँ पे बहती है, ये वेस्ट से ईस्ट बहती है। सो इट इज़ हायर इन द वेस्टर्न कोस्ट एंड इट स्लोप्स टूवर्ड द ईस्ट, बिकॉज यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है, 3 ओनली।
इस क्वेश्चन में लग रहा है इमेज है तो ये नहीं लोड हो रहा है, लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट राबी क्रॉप। तो हमको बात करनी है राबी क्रॉप की बारे में, उसमें करेक्ट बताना है। राबी क्रॉप आर सोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर, ये उल्टा बोल रहा है बे। इट इज सोन इन विंटर एंड इट इज हार्वेस्टेड इन समर, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, वीट बार्ले एंड पीस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप, बिल्कुल सही है। ठंडी मौसम में हम इसी को तो उगाते हैं, गेहूं को। थर्ड, अवेबिलिटी ऑफ precipitation ड्यूरिंग विंटर months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops, बिल्कुल सही है। इसी तो हम तो बोलते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में ड्यूरिंग दी मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी एंड दिसंबर, तो ये क्या होते हैं, अच्छे होते हैं बारिश। किसको मदद करते हैं, जो रबी क्रॉप है उनको ग्रो करने के लिए मदद करते हैं। सो करेक्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 3, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, these crops grow well on well-drained fertile soil in the floodplains where soils are renewed every year. A high temperature is required during the time of growth. The crop is known as golden fiber. यार सिंपल सी बात है कि समझ आएगी ना, अगर आपको ये समझ आया ना, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन रेशम मतलब सोने के से कौन चमकता है, जूट। यार गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं, बच्चे को पता है, अगर नहीं पता तो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। कुछ नहीं आता फिर मेरे को, तो एनसीईआरटी पढ़ो यार। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेट्यू। हमको बताना है कि प्लेट्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, बिल्कुल सही है। प्लेट्यू कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ। सेकेंड, अ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये प्लेट्यू ऐसा भी हो सकता है, मतलब सारे तरह से ऐसे स्टीप हो सकता है, बिल्कुल सही है। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, बिल्कुल सही। यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे खेती अच्छे से हो सकती है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन ऑकर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा है। राइज इन सी लेवल, बिल्कुल सही है भाई। जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो राइज हो जाएगा सी लेवल का। सेकंड, एक्सटिंक्शन ऑफ सब प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज जो कि हाई टेम्परेचर में टॉलरेट नहीं कर सकते एंड दे आर गोइंग टू जो कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ स्लो, यार यही तो होगा, इसकी वजह से क्या होगा, सी का लेवल बढ़ेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, बिल्कुल गलत बोल रहा है यार ये, बिकॉज इट वेरीज। अगर यहाँ पे लैटिट्यूड की बात करें तो दे आर फ्लैट लाइन्स। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, अगर हम कम लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, सॉरी, इफ वी इंक्रीज द लैटिट्यूड देन टेम्परेचर डिक्रीजेज, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, द एटमॉस्फेयर इनडायरेक्टली हिट्स, okay, the atmosphere indirectly get heated by terrestrial radiation from below। रुक जाओ भाई, अभी देखते हैं हमारे पास, इसको एलिमिनेशन कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कन्फ्यूजन एलिमिनेशन से, फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन में होगा ही होगा, तो फर्स्ट जहाँ पे नहीं उसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे नहीं। अब थर्ड पढ़ते हैं सीधा। द इंसुलेशन रिसीव बाय द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव और is in the long wave form while it radiate energy to the earth in the short wave form। सपोज ये अर्थ है तो ये शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिसीव करता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन। सो ये उल्टा बोल रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, जो हमने तो पहले से हटा दिया था ऑप्शन नंबर बी को और ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको स्टेटमेंट पूछा क्या है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है। वेदरिंग का मतलब क्या है, ब्रेकिंग अप रॉक्स, बिल्कुल सही है वेदरिंग का मतलब। सेकंड, इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस, बिल्कुल सही। इरोजन का मतलब क्या होता है, इरोजन का मतलब होता है वेयरिंग अवे एंड वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग अप। सो दिस 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, बोथ 1 and 2 ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Question number 23, it is a mountain with pointed summit rising from the sea floor that does not reach to the surface of the ocean।
भाई पानी, सपोज ये पानी का लेवल है, यहाँ से ज़मीन समुद्र के तल से निकलता है बट ये सरफेस तक नहीं पहुँचता, सो क्या बोलते हैं, सी माउंट। यार माउंट लगाया हुआ है तो माउंटेन जैसा होगा यार, तुक्का भी लगाओ ना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट। ओशन करंट वाला जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कवर किया है आपके सीरीज, आपको देखोगे तो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन सेक्शन में कवर किया है ये, ठीक है। सो हीटिंग और शायद 12 या फिर 13 में आया था, देख लेना यार, 2012-13 में कुछ ऐसा आया था। फर्स्ट हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, यार बिल्कुल सही है। जब हीटिंग हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूव करना चालू कर देता है, जिसकी गर्म है उस तरफ, मतलब जो गर्म वाले पार्टिकल है वहाँ से दूर जाना चालू कर देते हैं। सो हीटिंग ऑफ द सोलर, हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी अफेक्ट्स द ओशन करंट। विंड, भाई हवा के झोंके से जैसे पहाड़, जैसे दुपट्टा उड़ता है उसी प्रकार से जो ओशन करंट है वो भी उड़ जाते हैं। सो विंड इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रेविटी, यार सपोज करो कि यहाँ पे ये वाटर का लेवल है कुछ ऐसा है, तो ग्रेविटी वैसे क्या होगा, यहाँ पे हाई ज़्यादा वाटर डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कोरियोलिस फोर्स, यार सिंपल सी बात है, जब विंड को अफेक्ट करेगा तो ये ओशन करंट्स को भी अफेक्ट करेगा यार, सिंपल सी बात है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑल ऑफ दिस आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स। Now question number 25, which of the following process comes under diastrophism? डायस्ट्रॉफिज्म मतलब ऐसे फोर्सेस, कैसे प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो कि चेंज करते हैं अर्थ के सरफेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म इसमें ओरोजेनिक प्रोसेस मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, क्या ये अर्थ के सरफेस को चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज कर रहे हैं भाई। माउंटेन बनेगा तो अर्थ का सरफेस आराम से चेंज हो जाएगा। एपिरोजेनिक प्रोसेस, जो ज़मीन के अंदर से आ रहे हैं प्रोसेस फोर्सेस, उनको हम बोल रहे हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस। तो क्या ये भी चेंज करते हैं, बिल्कुल चेंज करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या होता है, प्लेट आपस में दूर दूर जाते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं। तो दिस ऑल आर दी प्रोसेस विच कम्स अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। हमसे करेक्ट पूछा है, हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के बारे में हमको बताना है, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट बताना है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। बिल्कुल सी, सपोज ये क्रस्ट है तो यहाँ पे अगर फोकस, सपोज ये क्रस्ट यहाँ पे है, सपोज इतना बड़ा मान लो बड़ा ये क्रस्ट है, यहाँ पे क्या हुआ, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। बिल्कुल सही है, क्रस्ट के अंदर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एज एपी सेंटर। बिल्कुल सही, इसको हम एपी सेंटर बोलेंगे। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमसे पूछा है, करेक्ट बताना है। द ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ द सॉइल इज कस्ड बाय इरोजन फॉर विच फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही यार, ग्रेटेस्ट लॉस जो होता है वो फिजिकल और कल्चरल फैक्टर की वजह से होता है। हमको सॉइल कंजर्वेशन की बात करनी है ना। टेरेसिंग, कॉन्टूर प्लगिंग एंड एफॉरेस्टेशन आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन दैट कैन बी अडॉप्टेड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया। बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा हमसे, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी एनसीईआरटी साफ सब देखा है, आपको डायग्राम दिखेगा ऐसा वाला, इसमें जो जमीन में लाइमस्टोन होता है इसको पिघल के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। इट इज़ द टिपिकल लैंडफॉर्म्स फॉर्म इन द रीजन ऑफ लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट रॉक। बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है पिघल के जो पानी इसको खींच के ले जाती है, बाकी जो बच जाते हैं वो इसकी वजह से कास्ट टोपोग्राफी बन जाता है। सेकेंड, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ओनली। भाई डिपोजिशनल और इरोजन दोनों मिलते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। हम लोग को नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट क्या है, 2 ओनली। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हमको पूछा गया है, करेक्ट। व्हेन द अर्थ इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, दिस पोजीशन, द पोजीशन इज कॉल्ड एपीरियन। यार सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो इसको बोलेंगे अवे वाला पोजीशन। बच्चे बच्चे जानते हैं, एपीरियन मतलब अवे वाला पोजीशन। पेरीहिलियन मतलब पास वाला पोजीशन। तो यहाँ पे एपीरियन अवे बोल रहा है, सही बोल रहा है। एस्टेरॉइड आर स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट एनसर्कल्स द सन। बिल्कुल सही, यहाँ पे नहीं, एस्टेरॉइड जो है ना वो किसके बीच में होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में।
बार बार आपको यहाँ पे म्यूटरॉइड लिख के कंफ्यूज करेंगे, बट एस्टेरॉइड आर प्रेजेंट बिटवीन द मार्स एंड द मून, सॉरी मार्स एंड द जुपिटर, एंड इट दिस आर द ऑब्जेक्ट दैट एनसर्कल्स द सन। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, बोथ 1 and 2। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेटराइट सेल, हमको लेटराइट सेल की बात करनी है और लेटराइट सेल के बारे में हमको बताना है, लेटराइट सेल के बारे में हमको बताना है करेक्ट। इट डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। बिल्कुल सी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, ड्राई वेट सीजन देखने को मिलते हैं। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग टू वेरी स्पार्स रेनफॉल। याद रखना भाई, इंटेंस लीचिंग कब होगी, जब वेरी हाई रेनफॉल होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला गलत है, हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 1 only, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मून इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बिल्कुल सी, हमारे पास और कोई नेचुरल सैटेलाइट है ही नहीं। मीटरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, भी हमने बात की थी। दिस आर नॉट मीटरॉइड, दिस आर एस्टेरॉइड्स that encircles the sun. Second is incorrect. The largest asteroid is Sirius. सेकेंड को मैंने हटा दिया, सब पहला होगा ही होगा। तो लार्जेस्ट एस्टेरॉइड क्या है, यहाँ पे सीरस है, और यहाँ पे एस्टेरॉइड बोले यहाँ मीटरॉइड है, तो आपको दिमाग लगा के भी आप यहाँ पे गलत कर, मतलब सही कर सकते हो उसको। सो दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेबुलर हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, ओरिजिन ऑफ द प्लेनेट की बात है। अगर आपको नहीं पता तो आप देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नेबुला आता ही नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर नेबुला आता ही नहीं है, यंग फुल माउंटेन के अंदर नेबुला आता ही नहीं है, तो आता कहाँ है, ओरिजिन ऑफ प्लेनेट। नेबुला मतलब होता है जब कोई भी सन जो है ख़त्म होने लगता है, उसको बोलते हैं सुपरनोवा, चालू होने लगता है उसको बोलते हैं नेबुलर। सो द ओरिजिन ऑफ प्लेनेट इज रिलेटेड टू नेबुलर हाइपोथेसिस। So the correct answer is option number B, that is origin of the planets. Which of the following is not a part of continental margin? Continental margin का कौन सा पार्ट नहीं है? तो जो एबेसल प्रिंट्स होते हैं ना, वो बहुत लंबे लंबे खुले मैदान के जैसे होते हैं। खुले मैदान कहाँ पे, समुद्र के अंदर में। तो ये है कॉन्टिनेंटल, जहाँ यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आ रहा है तो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होगा, बट डीप ओशियनिक ट्रेंचेस कभी कभी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन में भी पाए जाते हैं। But abyssal plains are not part of continental margins, they are the different entities. So the answer is what, abyssal plain, option number 3. Consider the following statements. First, weather refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time. यार बच्चे को पता है यार, average condition इज़ वॉट वी कॉल क्लाइमेट एंड नॉट वेदर। वेदर जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट वही बोल रहा है, क्लाइमेट रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। नो, इट इज़ द इंटरचेंज डेफिनेशन। यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिए, सिर्फ दोनों गलत हो जाएंगे। हमसे कैट पूछा है, कैट क्या हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर इज मोर देन 1 स्टैंडर्ड मेरिडियन। एग्जाम्पल की बात करें तो रसिया, वहाँ पे 11 जोन्स हैं, यहाँ पे तो एक ही है, वहाँ पे 11 जोन्स हैं। इसका जो एक्सटेंट है वो बहुत बड़ा है। इसका नॉर्थ ईस्ट की ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत बड़ा है, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे प्राइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन यहाँ पे जाते हैं। तो आंसर इज़ व्हाट, लॉन्ग ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेचर इन्वर्जन। हमको टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करनी है। It generally happens on long summer nights. No, it generally happens on long winter nights and not summer nights. ये टेम्परेचर इन्वर्जन किसको बोलेंगे? जनरली नीचे से ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, बट ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी लात है, तो जब ज़मीन वाला जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही ठंडा रहता है ऊपर के कंपेरिजन में। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो नीचे से ऊपर आने टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, विच डज नॉट हैकर नॉर्मली। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, क्लियर स्काइज एंड स्टिल एयर आर आइडियल सिचुएशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। यही तो सिचुएशन होते हैं दिल्ली के अंदर, इसी वजह से क्या होते हैं वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठंडी बहुत ठंडी होती है भाई वहाँ, सिर्फ घर में बैठे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा है 2 only।
क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिपोजिशनल फीचर। हमको बात करनी है डिपोजिशनल फीचर की। द डेवलप विद इन द लाइमस्टोन केव्स, जो हमने कास्ट टोपोग्राफी की बात की थी ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो समझ आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टालाचाइट हैंग, देखो मैं याद आता हूँ स्टालाचाइट और स्टालामाइट दो चीज़ें थे। तो माला देखो चाइट जो है उसमें सी आ रहा है तो छत से लटका हुआ रहेगा ये, बस उसका उल्टा वो नीचे वाला। फर्स्ट क्या बोला, स्टालाचाइट हैंग एज आइसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, बिल्कुल सही है। ये छत से लटकते हैं ऐसे ऐसे। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, स्टालाचाइट आर जनरली ब्रॉड एट देयर बेस, हाँ ये बेस में ब्रॉड है, बिल्कुल सही। एंड टेपर्ड टूवर्ड फ्री इन शोइंग अप अ वैरायटी ऑफ फॉर्म, बिल्कुल सही है यार, यहाँ पे टेपर्ड है यहाँ पे ब्रॉड है। थर्ड, स्टालामाइट राइज फ्रॉम द फ्लोर टू दिस फ्रॉम द, ओके क्या लिखा था बे, स्टालामाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव्स, बिल्कुल सही है। स्टालामाइट स्टालाचाइट छत है तो स्टालामाइट नीचे होगा। दिस इज ऑल्सो कट, हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 38, द कंडेंसेशन टेक प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज, याद रखना ड्यू मतलब कंडेंसेशन मतलब सिर्फ ड्यू फॉर्मेशन नहीं होता, फॉग फॉर्मेशन भी कंडेंसेशन होता है। ड्यू तो होता ही होता है, मिस्ट, सो लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट तो अब भी हो जाएगा, और हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर ड्यू पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट से कम है तो जम जाएगा, और हाइयर है तो फॉग बन जाएगा। बट कंडेंसेशन दोनों के केस में होगा। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के लिए बताओ कुछ। इट इज कॉल्ड एक्सपांडिंग यूनिवर्स थ्योरी, बिल्कुल एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यस इट इज करेक्ट। In 1920, Albert Einstein provided evidence that the universe is expanding. No, not Albert Einstein, Hubble. Edwin Hubble. इन्होंने एविडेंस दिया था। सो इज दिस का इनकरेक्ट, एनसीईआरटी ने बोला ये, तो हमसे करेक्ट पूछा है 1 only, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट के लिए मतलब ऐसे प्लैनेट जो कि किसके जैसे हैं, जुपिटर के जैसे, तो नाम दिया जोवियन जुपिटर, जोवियन जुपिटर, जोवियन जुपिटर, नाम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इसीलिए सेम है। फर्स्ट, जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक प्लैनेट, बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है। या मोस्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट हैव थिन एटमॉस्फेयर, नॉट थिन, क्योंकि हमसे पूछा यार जुपिटर लाइक प्लैनेट है तो क्या जुपिटर का एटमॉस्फेयर थिन होता है, नहीं, उसका जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत थिक होता है, इसीलिए हमारे पास जब भी कोई हम लोग सैटेलाइट उसको वहाँ भेजते हैं ना, उसको लैंड कराना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट, इट हैज़ नॉट, जुपिटर लाइक प्लैनेट हैव थिक एटमॉस्फेयर एंड नॉट थिन एटमॉस्फेयर। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हम यहाँ से हटा सकते हैं। जोवियन प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आर फॉर्म इन दिस सेम पीरियड, बिल्कुल सी एनसीईआरटी की क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के पता होनी चाहिए। जोवियन प्लैनेट थे और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, वो एक ही साथ बने हुए हैं, बोथ आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है ना। 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। हमको बात करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल की। पहला, कन्वेंशनल रेनफॉल अकर व्हेन एन एयर मास इज मेड टू मूव अप सडनली ड्यू टू द माउंटेन बियर। ऐसा कन्वेंशनल नहीं होता, ये कभी कभी होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। एक बादल रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, एक मिर्ची लगा, इसको माउंटेन लग गया, माउंटेन मिल गया तो ये उड़ गया ऊपर और ठंडा हो गया, बहुत बड़ा क्लाउड बना दिया, बारिश कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल। इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल वे ऑफ रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल का तरीका क्या है, जो बड़े बड़े समुद्र के तले होंगे, जहाँ से पानी इवापोरेट करेगा, बादल बनाएगा, बादल बढ़ेगा, ऊपर जाएगा और क्या बनाएगा, बादल, बारिश हो जाएगा, इसको बोलेंगे कन्वेंशनल वे ऑफ रेनफॉलिंग। तो फर्स्ट इज नॉट अ कन्वेंशनल वे। सेकेंड, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर व्हेन एयर गेट हीटेड अप एंड मूव्स अप। इट इज़ नॉट अ ओरोग्राफिक रेनफॉल, इट इज़ अ कन्वेंशनल वे ऑफ रेनफॉल। सो तो इंटरचेंज डेफिनेशन है दोनों का, जो कि हमने कब देखा था, क्लाइमेट और वेदर वाले में भी देखा था। तो यही होता है यार मैक्सिमम टाइम, आपकी कॉन्सेप्ट के साथ यूपीएससी खेलेगी, और एनसीईआरटी में तो कॉन्सेप्ट ही हैं। करेक्ट पूछा है नादर 1 नॉट 2, कोई सा भी करेक्ट नहीं है इसमें। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ओशियनिक वेव्स। ओशियनिक्स वेव के बारे में हमको बताना क्या है, करेक्ट बताना है। वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी एंड नॉट वाटर एज सच, बिल्कुल सी। वेव का मतलब क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी।
वेव ट्रैवल एज विंड पुशेस द वाटर, इसे तो वेव कैसे ट्रैवल करते हैं, ऐसे ऐसे। वाइल ग्रेविटी पुल्स द क्रस्ट, यहाँ पे ग्रेविटी से पुल कर रही है, यहाँ पे एयर जो है इसको लेके जा रहे हैं। ऑफ द वेव डाउनवर्ड, बिल्कुल सही है। द मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर, बिल्कुल सही है, सर्कुलर मोशन होता है। करेक्ट क्या है तीनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कौन अफेक्ट करता है, ओशन वाटर के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, ये हमको बताना है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, बिल्कुल सही है यार। जहाँ पे लैंड ज़्यादा है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा हीटिंग कम होती है टेम्परेचर की, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से होता है। ओशियन करंट की बात करेंगे यार, टेम्परेचर पे तो इफेक्ट करता ही करता है। ओशन करंट जो होंगे जहाँ से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे। प्रीवेलिंग विंड्स भी अफेक्ट करते हैं। जितना ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट करते हैं अभी तक के जो ट्रेंड है यूपीएससी के हिसाब से। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 44 विथ रेफरेंस टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बताना क्या है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट, इट इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कवर्ड बाय शैलो सी एंड गल्फ, बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंट था लेकिन वो थोड़ा नीचे लगा तो यहाँ पर पानी आ गया, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको। सेकेंड, द ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अबाउट 2 to 5 डिग्री। या सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी लाइन इट इज़ नॉट 2 to 5 डिग्री, इट इज़ लेस देन 10 डिग्री एंड इट इज़ एवरेज 10 डिग्री, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, द शेल्फ टिपिकली एंड्स एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड शेल्फ ब्रेक। देखो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, तो फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल्फ ब्रेक बिल्कुल सही है। जहाँ पे ख़त्म होता है उसको सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं विद रेफरेंस टू ओशियन फ्लोर ऑफ द अर्थ। ओशियन फ्लोर की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, the abyssal plain are the area where the continental sediments that move beyond the margin get deposited, बिल्कुल सी मार्जिन से दूर चला गया तो क्या होता है, कॉन्टिनेंट एबिशल प्लेन्स होते हैं। The mid oceanic ridges in the longest is the longest mountain chain on the surface of the earth through but though submerged under the ocean water, बिल्कुल से लॉन्गेस्ट होते हैं बट सबमर्ज है। नॉट करेक्ट पूछा, यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट क्या है, नाइदर 1 nor 2 इज नॉट करेक्ट। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताना क्या है, नॉट करेक्ट। हार्ड पेन्स आर फाउंड इन द वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, नहीं पता है, मालूम नहीं पता, दिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल सॉइल विथ हायर टेम्परेचर सो डीपर प्रोफाइल एंड इन द फ्रोजन टंड्रा रीजन सॉइल कंटेन लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल, बिल्कुल सही है यार। Soil developing from recently developed alluvial exhibit well developed horizon, अगर दूसरे साइड से मैं इसको हटा दिया, देखो यहाँ पे वेल डेवलप्ड होराइजन बोल रहा है। वेल डेवलप्ड होराइजन जब रिसेंटली डिपॉजिटेड है तो कैसे दिखाएगा यार, नहीं दिखाएगा, तो थर्ड इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा, थर्ड तो ही होगा। हार्डपन्स आर फाउंड इन द वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज, बिल्कुल सही है, हार्डपन्स वहीं पाए जाते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको आंसर लगाता हूँ। आंसर तो क्या हो जाएगा 3 ओनली, बट इट इज़ अच्छा क्वेश्चन तो इसलिए मैं मार्क कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। जो प्लैनेटरी विंड के जो मूवमेंट का पैटर्न है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग, यस। रोटेशन ऑफ द अर्थ, यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑन द ओशन, यस। ज़्यादा जैसे क्वेश्चन तो सब होते हैं आंसर, वॉल दिस आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। मतलब जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट होता है प्लैनेटरी विंड का,
उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रोटेशन भी, लैटिट्यूडनल वेरिएशन भी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन भी। क्वेश्चन नंबर 48 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हमको बताना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर होम्स इन 1912। नो, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्फ्रेड वैगनर। Second, according to this theory, all continent form a single continental mass with a mega ocean surrounding it. This is what Panthalassa and बीच में Pangaea. Second is correct. Sorry, first हमसे पूछा क्या correct पूछा, देखते हैं. It failed to give an account for the force responsible for the drifting of continent. No, it gives that जो force responsible है continent drift के लिए वो क्या है? Pole fling force, जिसको pole fluct बोला उसने. थर्ड इज ऑल्सो इन कट, हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है विद रेफरेंस टू डीन्यूडेशन प्रोसेस ऑन द अर्थ। डीन्यूडेशन प्रोसेस ऑन द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको क्या सही बताना है? बिल्कुल सही बताना है। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिन्यूडेशन। बिल्कुल सी, डिन्यूडेशन में ये इंक्लूड होते हैं। द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिन्यूडेशन। बिल्कुल सी, एनसीईआरटी से सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये करेक्ट पूछा है दोनों। 50 लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोग्राफिक और एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बाहर से क्या नहीं हो रहा है? तो वोल्केनिज्म जमीन के अंदर से हो रहा है, सो इट इज नॉट एन एक्सोजेनिक, इट इज एन एंडोजेनिक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड रिलेटेड टू। फर्स्ट, सीरीकल्चर, बच्चे को पता है सिल्क वॉर्म रेयरिंग से रिलेटेड है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, पीसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश, बच्चे को पता है। विटीकल्चर, ग्रेप्स की बात, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई। इस क्वेश्चन में हार्टपेंस जो होते हैं वो वेट एरिया में नहीं पाते हैं, ड्राई एरिया में पाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, सो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली।